प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? उत्तर ए, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह बीते हुए समय को ज्यादा अच्छा बताता है। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद भी एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी इस तुलना को तर्क संगत नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि कुछ बातें उस समय में अच्छी रही हों, पर सारी बातें अच्छी रही हों, यह भी संभव नहीं है। जो बातें अच्छी थी भी वे तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरती होंगी, पर बदलते समय के अनुसार भी वे सही ही हों, यह आवश्यक नहीं है। हर समाज की आवश्यकताएं समय अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे पहले स्त्रियों को पढ़ाना भले ही आवश्यक न समझा जाता रहा हो, पर आज स्त्रियों की शिक्षा समाज की आवश्यकता बन चुकी है। इसी तरह आज की बातें आज के समाज में अच्छी हैं, परंतु उस समय अच्छी नहीं भी होंगी। इस प्रकार उनके द्वारा की गई तुलना तर्क संगत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पुराने समाज में कुछ बातें अच्छी थी, परंतु वे बदलते समय के अनुसार आज भी अच्छी हों, यह आवश्यक नहीं है। हर समाज की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे पहले स्त्रियों को पढ़ाना भले ही अच्छा ना समझा जाता हो, परंतु आज स्त्रियों की शिक्षा समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। आज स्त्रियों को पढ़ाना बहुत अधिक जरूरी है। इसी प्रकार आज की बातें आज के समाज के लिए अच्छी हैं, परंतु उस समय अच्छी रही हो यह भी जरूरी नहीं है। इस प्रकार हम बीते हुए समय और आज के समय में तुलना नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 2, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उस शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? कहने का मतलब यह है कि राम स्वरूप अपनी बेटी को उस शिक्षा दिलवाते हैं, उसे बीए तक भी पढ़ाते हैं, परंतु जब उसके विवाह की बात आती है तो उसकी शिक्षा को छिपा जाते हैं। उनका यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को बताता है? उत्तर 2, आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद राम स्वरूप को अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उमा के पिता वे अपनी पुत्री को बीए तक पढ़ाते हैं। उसके विवाह योग्य होने पर जब वे योग्य वर की तलाश करते हैं, तब वही शिक्षा राह का रोड़ा बन जाती है। जिस वर से वे अपनी बेटी का रिश्ता तय करने की सोचते हैं, उन्हें 10वीं पढ़ी बहू ही चाहिए। अधिक पढ़ी लिखी लड़की उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए अपनी बेटी की शादी के लिए वे उसके बीए पास होने की बात को छिपा जाते हैं। यह विवशता प्रकट होती है। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? अर्थात राम स्वरूप जब अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं, तो वे उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, चाहते हैं, वह ठीक क्यों नहीं है? उत्तर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे ये भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे ये क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, लड़के की इच्छाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार
लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वह कोई पशु नहीं है जो किसी के इशारे पर कार्य करे। आज समाज में लड़के तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है, इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रही हैं, वह बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर 4, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन को भी बिजनेस मानते हैं। उनके अनुसार तो स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए होती हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता और संबंधों की गरिमा को कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। इसलिए हमारे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। प्रश्न नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर 5, उपयुक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। नंबर 1, शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। वह लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए पकड़ा जा चुका है। नंबर 2, उसका अपना कोई निजी व्यक्तित्व भी नहीं है। वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव है। जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह कमजोर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 3, वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है। वह शरीर से कमजोर है और उससे तनकर बैठा भी नहीं जाता। जब वह अपना बोझ ही नहीं संभाल सकता तो परिवार को क्या संभालेगा?